हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो बच्चे, मेरा नाम है तान्या और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑलरेडी एक क्लास आप लोगों की मेरे साथ हो चुकी है एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। तो आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉमेंट सेक्शन एंड मैंने देखा कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम नो मैन आर फॉरेन करते हैं। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, एज यू पीपल से। ऑलराइट, तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन। तो एज अ टाइटल सजेस्ट, ठीक है, जिस तरीके से आपको पोम के टाइटल से ही पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन क्या होता है? बेसिकली ये बताओ मुझे कि हम लोग 9th क्लास में आ गए हैं, है ना। ये वर्ड तो हमने सुना ही सुना होगा कि फॉरेन क्या होता है। क्या बोलते हैं शर्मा जी की जो मिस है वो क्या बोलती है? जी मेरा लड़का तो फॉरेन गया, ठीक है ना। अक्सर होता है ना, ऐसे पड़ोस में अपने को सुनने को मिलता है कि हम तो फॉरेन घूमने जा रहे हैं, या हमारा जो लड़का है वो तो फॉरेन में है, ठीक है। ये देखो कौन आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं। तो हम लोग इस तरीके से क्यों नेम करते हैं? क्योंकि इस अर्थ पे कंट्रीज का हम लोगों ने डिवीजन कर दिया है थ्रू बॉर्डर्स, राइट। धरती तो एक ही है और हमने उस धरती का डिवीजन कर दिया है ना, बॉर्डर्स बना दिए हैं, राइट। एंड अलग अलग देशों के अलग अलग नाम दे दिए हैं जिन्हें हम अपने देश से हटकर बोलते हैं सामने वाले देश को फॉरेन। ठीक, तो यहाँ पे टाइटल से ही जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है, यानी कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी इंसान डिफरेंट नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है हम क्या हैं, इंसान है, ठीक है ना। 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, हर किसी के पास सेम है। भगवान ने सबको सेम बनाया है, राइट। आवर हैबिट्स आर सेम, मतलब नॉट एज एन इंडिविजुअल हैबिट्स बट जनरली, कि हम उठते हैं तो आँख खोल के ही उठते हैं, सोते हैं तो आँख बंद करके ही सोते हैं, ठीक। सन सेम है, वाटर सेम है, सबको जो एयर मिलती है वो सेम है। तो जब मदर नेचर ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ठीक है, तो यही प्यारा सा मैसेज हमें इस कविता में मिलेगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को बच्चे हमेशा ही बताती हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम हमेशा कैसे बताते हो, आपकी तो क्लास ही हमारे साथ दूसरी बार हो रही है। तो ठीक है, दूसरी बार बता रही हूँ ठीक, कि आपको ना पोएट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कविताओं में। ठीक, जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता रहता है, 8th 9th 10th 11th 12th, वैसे वैसे कवि का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जनरली एग्जाम्स में 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, सो क्या लिखा है? द पोम इज रिटन बाय जेम्स क्लर्क। नाम आप लोगों को बेटा याद रखना है कि किसने इस कविता को रचित किया है, किसके द्वारा ये कविता लिखी गई है। ऑल राइट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? सॉर्टेड। अब यहाँ पे बिफोर वी गेट इनटू इट, एक बार अपन देख लेते हैं कि कविता क्या हमें बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, राइट। सिंस ये 1 शॉट रिवीजन है, इसलिए हम लोग आज की ही क्लास में बेटा इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जम जाओ, बिल्कुल आंखें तुम्हारी यहाँ होनी चाहिए। चलो, लिखा है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? यहाँ पर जो स्ट्रेंज है ना, उसका मतलब अजीब नहीं है, यहाँ पर जो स्ट्रेंज है उसका मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे अलग हटके, ठीक है। तो क्या लिखा है? क्या आपने कभी किसी को ऐसे कंसीडर किया है यार दैट ही इज डिफरेंट, शी इज डिफरेंट, या आपने दूसरी कंट्रीज को, दूसरी कंट्रीज एज इन फॉरेन कंसीडर किया है, यार ये तो हमारा देश है, वो तुम्हारा देश है? हम सभी ने ऐसा किया है। We have many ways of thinking of other people as different from us as them, है ना। बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं, लोगों में ही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि यार ये तो हम हैं और वो ना वो तू है। अक्सर क्लासेस में ही हो जाता है, हम एक क्लास में होते हैं और हम ग्रुप्स में बट जाते हैं, बटते हैं कि नहीं, ये हमारा ग्रुप है और हम तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बता रहा हूँ मैं, और वो देखो वो उनका है। तो ये चीज़ ना हमारे अंदर इनबिल्ट ही है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा देश है, वो तेरा देश है। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेट्स से आप एक क्लास में हैं, आप सभी हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं,
तो आप ऑटोमेटिकली उनको क्या कर दोगे कि यार हम तो देखो, वो देखो उनकी भाषा अलग है, राइट? In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. अब यार at the end of the day अगर हम देखें तो हम सब इंसान हैं, है कि नहीं? आप लोग बताओ, हम सब इंसान हैं मेरे बच्चे। तो इस कविता में ना हम लोग इसको एक पीस पोम बोल सकते हैं। ये जो हमारे कवि है ना, ये जो हमारे पोएट हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? ये ऐसे तरीके दिखा रहे हैं कि हम किन किन तरीकों में सेम है, सामान्य है, सिमिलर हैं। कि यार ऐसे तो आप लोग बहुत तरीके ढूंढ सकते हो कि आप लोग कैसे अलग हो, दूसरे कैसे अलग हैं, बट यहाँ पर इस कविता में, यहाँ पर इस पोएट ने क्या काम किया है, ये दिखाने का काम किया है, हमें उन तरीकों से मिलवाने का काम किया है कि कैसे हम लोग सारे के सारे सेम हैं। सॉर्टेड? चलिए, अब यहाँ पर ना एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ना बच्चे मैसेज निकल के आता है। लिखा है, इन दिस पोम पोएट वांट्स टू एडवोकेट दैट ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर सिमिलर। इस कविता में जो हमारे पोएट है वो क्या बताना चाहते हैं कि यार इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं ना वो सामान्य हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। देयर नीड्स आर सिमिलर, राइट? देयर इमोशंस आर सिमिलर. So people should be considered as residents of this universe rather than residents of a country. कितनी बड़ी बात बोली है ना? बोला है कि हम लोग क्या बोलते हैं, यार मैं तो इंडिया का नागरिक हूँ, है ना, मैं तो पाकिस्तान का हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ, मैं जापान का हूँ। बट यहाँ पे बोला है कि ये जो अर्थ है ना, ये एक ही है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर ये बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए हैं। हमें अपने आप को इन कंट्रीज का रेजिडेंट नहीं कंसीडर करना चाहिए, हमें एज अ होल यूनिवर्स का रेजिडेंट कंसीडर करना चाहिए कि ये पूरा अर्थ किसका है, पूरा अर्थ हमारा है। कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो मिट जाने चाहिए ताकि एवरीबडी शुड बी फ्री टू मूव। उन्हें जहाँ जाना है वो वहाँ जा सके, जहाँ की ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है वहाँ की ब्यूटी एक्सप्लोर कर सके। ये जो बॉर्डर्स है, ये जो वॉर्स होते हैं, इतने ब्लड शेड्स होते हैं, ये सब रुक जाए। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री से लड़ोगे तो नुकसान दोनों ही साइड का होगा। ऐसा नहीं है कि केवल उनके लोग मारे जाएंगे, लोग आपके भी मारे जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस पोम के द्वारा जो पोएट है वो एक शांति भरा मैसेज हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़े पोम को, करें फिर शुरू। चलिए, आपका ध्यान मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है? चलो। एंड यार ऑल्सो मतलब एक बार ये शुरू करने से पहले व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर कमेंट सेक्शन, तो मतलब इतना सारा प्यार देख के आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल कि यार ऐसे नए टीचर्स लाइक तुम्हारे प्रणय भैया ने तुम्हें मिलवाया हमसे। एंड मतलब द काइंड ऑफ लव यू गाइज शोड वाज रियली 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 ओवरवेलमिंग। मतलब बहुत अच्छा लगा एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू यू गाइज। आई होप कि आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उन्हें फुलफिल कर पाऊँ। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं। लिखा है, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathe like us. The land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie. Now what the poet is trying to convey here guys, poet यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कोई भी इंसान strange यानी कि different नहीं है। Okay, I hope this color is not visible to you guys. Okay, let me just write it down with some another color. Just give me a second. Yeah, sorted. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा strange का मतलब है different यानी कि अलग। Alright, तो poet is saying कि कोई भी इंसान अलग नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। ये जितने भी बॉर्डर्स हैं ये सारे मिट जाने चाहिए क्योंकि एक जो लैंड है, एक जो धरती है, जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि हर कंट्री के लिए एक अलग प्लैनेट दे रखा है, नहीं, सारे ही लोग अर्थ पे रहते हैं,
राइट। द लैंड जिस पे हम लोग वॉक करते हैं, वो वाला लैंड जिस पे हम लोग सारी हमारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब सेम है ना। सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यहाँ पर सोल्जर्स को बोला गया, ठीक है, सोल्जर्स। अब आप देखते हो ना कि अलग अलग देश के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं और अलग अलग उनकी यूनिफॉर्म्स होती हैं। बीनीथ यानी बेटा अंडर। तो भले ही ये जो यूनिफॉर्म्स हैं वो अलग है, सब देशों की यूनिफॉर्म अलग है, पर उसके नीचे यानी कि जिन लोगों ने वो यूनिफॉर्म पहनी है, अंदर से वो लोग सेम है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, यानी कि वो जो इंसान है वो सेम है। जो दूसरे देश के सैनिक है वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, वो भी हमारी तरह ही सोल्जर्स है। सो पोएट यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, ठीक है। जिस लैंड पे हम वॉक कर रहे हैं उसी पे वो कर रहे हैं। अर्थ सबके लिए सेम है, मदर नेचर, मदर अर्थ सबके लिए सेम है। एंड व्हेनेवर वी विल डाई, जब भी हम लोग मर जाएंगे तब क्या होगा, जो हमारी ग्रेव है वो भी इसी लैंड पर, इसी अर्थ पर बनेगी, राइट, इन विच वी ऑल शेल लाई। सो ओवरऑल यहाँ पे स्टैंजा में क्या बात हो रही है, पोएट हमसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ देख रही हो रिमेंबर लिखा है, और ये रिमेंबर आप देखोगे कि हर स्टैंजा में ऑलमोस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी देश अलग नहीं है। भले ही जो देशों के सैनिक हैं उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं, पर उनके नीचे जो इंसान है, जो वो सिंगल बॉडी है, वो सेम है, ठीक। जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब हमारे भाई हैं, सेम लैंड पे वॉक कर रहे हैं, जिस लैंड पे हम रह रहे हैं उस पे ही वो लोग भी रह रहे हैं, ठीक। एंड व्हेनेवर वी विल डाई, जब भी हम लोग ये दुनिया छोड़ेंगे तो हमारी जो ग्रेव्स हैं वो भी इसी लैंड पे रहेंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, दे टू, ओके जस्ट अ सेकेंड, कूल, दे टू अवेयर ऑफ सन and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long, winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. क्या बात हो रही है यहाँ पे, समझो। यहाँ पे दे कौन है, दे है बेटा यहाँ पे people of different countries, ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दे कौन है, अलग अलग देशों के जो लोग हैं उन्हें संबोधित किया गया है, उन्हें मेंशन किया गया है। तो बोला गया है कि यार जिस तरीके से हमें सन मिलता है उसी तरीके से उन्हें भी मिलता है, राइट। जिस तरीके से हमें एयर मिलती है उसी तरीके से उन्हें भी मिलती है, जैसे हमें पानी मिलता है उस तरीके से उन्हें भी मिलता है। तो जब भगवान ने, जब नेचर ने कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करे, भेदभाव नहीं किया, तो फिर हमने क्यों किए, ठीक। व्हेनेवर देयर इज पीस, यानी कि जब भी वॉर नहीं होता, कोई जंग नहीं होती, कोई युद्ध नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, तो क्या होता है, पीसफुली, मेहनत से, बहुत ही हार्डवर्क से जो भी खाना, जो भी रिसोर्सेस हमें मदर नेचर प्रोवाइड कर रही है उससे हम लोग खाना खाते हैं। सिमिलरली दूसरे देश में भी ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे भैया दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, मतलब समझ में आया कि उन्हें भी जिस प्रकार से हमें सनलाइट, एयर और वाटर प्रदान हुआ है उस प्रकार से उन्हें भी हुआ है, ठीक। जैसे हम लोग मेहनत करके, है ना, अपनी फसलों का खाना खाते हैं उस तरीके से वो लोग भी खाते हैं, ठीक। वॉर और विंटर, यहाँ पे वॉर और विंटर में बोला गया है। यहाँ पे स्टार्व्ड क्या है बेटा, स्टार्व्ड क्या होता है, भूखमरी, है ना। जब भी अपन भूख से देखते हैं कि बहुत सारी डेथ हो गई हैं, ठीक। तो स्टार्व्ड यानी बहुत ज्यादा भूख लगना, बोलते हैं ना यार आई एम स्टार्विंग, इसका क्या मतलब है, और बहुत जोर से भूख लग रही है। और जब भी युद्ध होता है तो आप देखोगे कि पीपल स्टार्व एंड बहुत लोग इसके कारण मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब भी जंग होती है या फिर विंटर्स, दोनों ही केसेस में पीपल टेंड टू स्टार्व, और वैसे ही दूसरे देश में भी होता है।
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ युद्ध होगा तो लोग मरेंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, है ना, ब्लड शेड्स होंगे और वहाँ नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी सेम है। Their hand are ours and in their lines we read a labor of not different from our own। क्या बोला गया है? Their hand are ours, their hand are ours। इसका क्या मतलब है कि बोलते हैं ना कि आप किसी की मेहनत उसके लाइक हाथ से पता लगा सकते हो। इफ द हैंड इज सॉफ्ट या फिर उसका जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा कड़क है। तो जैसे हमारे यहाँ के फार्मर्स को आप लोग देखेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं, है ना, उनके जो बिल्कुल हाथ होते हैं बिल्कुल कठोर हो जाते हैं, इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वहाँ पर दूसरे देश के लोग भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे यहाँ पर लोग मेहनत करके खा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, दूसरे देश के लोग भी बेटा बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब समझ में आया? ठीक है, कि यहाँ पर इन दिस इंटायर स्टैंजा पोएट इज ट्राइंग टू शो कि भाई देखो कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, क्या साबित करना चाहता है कि वहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है, सबको सेम रिसोर्सेज मिलते हैं, सब लोग मेहनत करके क्या खाते हैं, हार्वेस्ट यानी पता है ना क्रॉप। जिस तरीके से मेहनत से किसान फसलें की रखवाली करता है, टेक केयर करता है, राइट, फिर उसके बाद वो खाता है जो भी उसको वहाँ से खाना प्रदान होता है, उसी तरीके से बाहर भी लोग खाते हैं। जैसे वॉर में विंटर में खाना नहीं मिलता, पीपल स्टार्व, सेम इज द कंडीशन विद द पीपल ऑफ अनदर कंट्री। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आंसर। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Again, यहाँ पर पोएट हमें बोल रहा है to remember something, कि याद रखो। यहाँ पर दोबारा से दे कौन है? People of different countries, कि उनके पास भी सेम आंखें हैं। ठीक है ना, कि जैसे भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, वैसे ही भगवान ने दूसरे देश के लोगों को भी 2 ही आंखें दी हैं। ठीक है ना, जब जागते हैं तो वो आंखें खुलती हैं, जब सोते हैं तो आंखें बंद होती हैं। ठीक, जो स्ट्रेंथ है वो भी सबकी सेम है, जिसे हम जीत सकते हैं थ्रू आवर लव। बोलते हैं ना, प्यार से आप कुछ भी जीत सकते हो। सो थ्रू आवर लव हम क्या कर सकते हैं, किसी की स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं। ठीक, तो आगे वो बोलता है कि इन एवरी लैंड, हर देश में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? लाइफ, द वे ऑफ लिविंग। हर चीज जो जीवित है वो चीज सेम है। एंड इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एंड इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सामने वाला भी हमारी तरह ही है, देन कोई भी वॉर्स नहीं होंगे, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी ब्लड शेड नहीं होगा, कोई भी नहीं मरेगा, एंड हम लोग पीसफुली रह पाएंगे। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी पोम में ना जो हमारे पोइट हैं वो प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, भाईचारे को। ठीक, कि जब सब सेम है, ठीक है, जो हमारी लाइफ है वो भी सेम है। अगर हम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए, यानी कि देख पाए, समझ पाए, क्या चीज समझ पाए? ये चीज समझ पाए नोटिस करके कि यार जो सामने वाला बंदा है वो हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही है, उसकी फीलिंग्स को समझ पाए, उसके इमोशंस को समझ पाए, तो क्या होगा? बिल्कुल भी वॉर दुनिया में नहीं होंगे। सॉर्ट है? चलो आगे देखो। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourself that we shall dispossess, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. अब यहाँ पर पोएट दोबारा से हमें बोल रहे हैं कि भैया याद रखना। क्या याद रखना? जब भी हमसे बोला जाए, पहली लाइन क्लियर है, याद रखना, जब भी हमसे बोला जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, ब्रदर्स यानी पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जब भी हमसे बोला जाए कि उस देश के लोगों से नफरत करो, राइट, होता है ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, हमें भड़काते हैं फॉर देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। ठीक, फायदा किसी का नहीं है, जाने इस साइड भी जाएंगी, जाने सरहद के उस पार भी जाएंगी। ठीक, लोग इस साइड भी सफर करेंगे, लोग उस साइड भी सफर करेंगे।
ओके, बट इट इज आवर सेल्फ। जब भी ऐसा होगा कि लोग हमें बोलेंगे, हमें भड़काएंगे कि इनसे नफरत करो, हमेशा याद रखना दैट वी शैल डिस्पोज। डिस्पोज के क्या मतलब होता है बेटा? डिप्राइव, वंचित, कि हम खुद ही को वंचित कर रहे होंगे, खुद ही को बिट्रे यानी कि खुद ही को धोखा दे रहे होंगे। एंड कंडेम, कंडेम क्या होता है? निंदा करना किसी चीज की, ठीक है, स्ट्रांगली अपोज करना, ठीक। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई भड़काए आपको कि क्या करना है, उससे नफरत करना है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही को चीट कर रहे हैं। और इस चीज के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी निंदा करनी चाहिए, ठीक। हमें इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, हमें इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इन नेगेटिविटीज से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऑलराइट, आगे वो बोलते हैं, फिर से याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम लोग जो एक दूसरे के खिलाफ, आर्म्स यानी बेटा क्या होता है? जब भी हम लोग युद्ध में वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेपन्स, उनको हम आर्म्स बोलते हैं। तो जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठा लेते हैं तो क्या होता है? इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? किसको डर्टी कर रहे हैं? किसको पॉल्यूट कर रहे हैं? अर्थ को, ठीक है। कैसे? जब भी आप लोग लड़ेंगे, है ना, ऐसे एक दूसरे को आप लोग क्या करेंगे? गोलियां मारेंगे, लड़ेंगे, वॉर करेंगे, ब्लड शेड होगा। उससे क्या होगा? हमारी जो ह्यूमन अर्थ है वो डर्टी होगी, वो पॉल्यूट होगी। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। अब जब भी आप देखते हो कि कहीं पर युद्ध हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने हिस्ट्री में देखा होगा ना, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे इतिहास में, हुई है कि नहीं हुई हैं? हुई हैं। जब भी होता है तो आपने देखा है कि बड़े बड़े ग्राउंड्स पे होता है, कितना सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? राइट, कितना फायर होता है, फायर से कितनी ज़्यादा स्मोक निकलती है। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो प्योरिटी है, आउटरेज द इनोसेंस, यानी वो जो प्योरिटी है ना एयर की, वो खत्म हो जाती है। वो एयर जो सबकी एक जैसी है हर जगह, ठीक। लास्ट में पोएट फिर से बोलते हैं, रिमेंबर, याद रखिए, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। यहां पे उन्होंने पहली लाइन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। फिर से बोलते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान क्या नहीं है? हमसे अलग नहीं है, कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं है, हम लोग सभी सेम हैं। हमें बॉर्डर्स क्रिएट नहीं करने हैं जिससे कंट्रीज को फॉरेन माना जाए। ये अर्थ एक है, ये जो लैंड है, ये जो धरती है जिस पे हम सब खड़े हैं, वो एक समान है, वो एक है। समझ में आया मेरे बच्चे? इज इट क्लियर? ठीक, एक बारी अगर मैं इस वाले पैरा को सम अप करूं तो बोला गया है यहाँ पर लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाले पैरा से ये कनेक्टेड है, स्टैंजा से कनेक्टेड है, सॉरी, ठीक, कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ क्या उठा लेते हैं? वेपन्स उठा लेते हैं, तो नुकसान हमारा ही है, नुकसान उन लोगों का नहीं है जो हमें भड़का रहे हैं, क्योंकि वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हमारे कंधों पे रख के गोलियां चला रहे हैं, ठीक। तो नुकसान किसका है? हमारे अर्थ का नुकसान है, हम इसको कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं। जब भी युद्ध होते हैं तो बहुत खून बहता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, उससे हमारा जो अर्थ है वो गंदा होता है, ठीक। बहुत फायर प्रोड्यूस होती है, राइट, बम फेंकते हैं, आग लगती है, उससे स्मोक निकलता है, बहुत डस्ट होता है। ये सारी चीजें एयर को क्या करती है? गंदा करती है, इम्प्योर करती हैं। वो एयर जो सबकी एक जैसी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एयर कोई और है, बाहर कोई और है, नहीं, सबकी एक समान है। ऑलराइट, तो थ्रू दिस पोएम पोएट क्या कर रहे हैं बेटा? हमें उन तरीकों से वाकिफ करा रहे हैं। किन तरीकों से? कि कैसे हम लोग सब सिमिलर हैं। सॉर्टेड? चलो कुछ वैल्यू पॉइंट्स देख लेते हैं इस पोएम के। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट वी हैव द सेम फादर गॉड, राइट। तो सेंट्रल आइडिया क्या था कि भैया जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, हमें क्या दी? 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, सारी चीजें सेम दी, राइट। जैसे इंसान इस तरफ है वैसे इंसान सरहद के उस पार भी है। कोई चीज में कोई भी भेदभाव नहीं किया, तो हमने ये बॉर्डर्स क्यों बनाए? क्लियर? एज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी शुड बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना।
क्योंकि भगवान ने हमें एक समान बनाया है, तो हमें क्या बिलीव करना चाहिए? ब्रदरहुड में, कि सब हमारे क्या हैं? सब हमारे भाई हैं। हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, शांति को प्रमोट करना चाहिए। ठीक, वी ऑल हैव अ कॉमन राइट टू द अर्थ, अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये जो अर्थ है ना, ये सभी का है। ठीक, ये जो धरती है, ये जो लैंड है जिस पे अभी हम खड़े हैं, जिस पे अभी हम चल रहे हैं, वो सबका है, वो सबका एक समान है। वी शुड नॉट ट्रीट आवरसेल्फ एज द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है ना, हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार हम तो इसी के नागरिक है, इसी के देशवासी, बस नहीं, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो हमारा है। हमें ऐसे इसको ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स बन के नहीं रहना चाहिए। वी शुड थिंक दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड एट द एंड द पोएट सेज वॉर्स आर नॉट गुड फॉर अस। ये जितने भी युद्ध हैं, जितने भी वॉर्स हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब भी युद्ध होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एंड इन पीस वी मेक प्रोग्रेस। और जब भी शांति होती है तब देश आगे बढ़ता है, तब उसका विकास होता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सब शांतिपूर्ण तरीके से रहें, पीसफुली रहें। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे आपकी कविता में जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट फ्रेजेस था बच्चे, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और अभी हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। सॉर्टेड। चलिए, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, तो ये फ्रेज आया आपकी कविता में। इसका क्या मतलब है कि द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर वेरियस ड्रेसेस बट द ह्यूमन बॉडी सेम बीनीथ देम, राइट। और वी कैन से द सोल्जर्स। यूनिफॉर्म क्या होती है? जो सोल्जर्स पहनते हैं, राइट। तो भले ही उनकी जो वर्दी है वो अलग है, पर उसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी है ना, बीनीथ इज बिलो, उसके नीचे, ठीक, वो सेम है। सो कहीं पर भी आपके एग्जाम में आता है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि यार अपने को क्या जवाब देना है, यहां पर पूछा क्या गया है। नेक्स्ट है इन देयर लाइन्स वी रीड। ठीक है, ये आया था पोम में, पढ़ा था ना अभी। वी ऑल हैव सेम हैंड्स, के भैया दोनों हाथ तो हमारे सेम ही हैं, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं? सेम टाइप का गुड प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी फसलें उगाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इन्हीं दोनों हाथों से होता है और हाथ सेम है, राइट। सो जैसे हम लोग यहाँ हार्डवर्क करके खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं इन हाथों से, वैसे ही सरहद के उस पार भी होता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, इन एवरी कंट्री, यानी कि हर देश में पीपल आर लीडिंग द सेम लाइफ। जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? एक ही समान जीवन जी रहे हैं, ठीक है। दे फील पेन एंड सॉरो सिमिलरली। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका के लोगों को दुखी नहीं होता होता है ना, सब लोग सैड होते हैं कभी ना कभी, सब लोग हैप्पी होते हैं, सबके इमोशंस होते हैं, तो हैं तो हम लोग अंदर से सेम ही, इंसान तो सेम ही है, राइट। तो वही बोला है कि हर देश में, लैंड इज कंट्री, हर देश में क्या है? एक ही जैसी, एक ही कॉमन लाइफ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेज क्या दिया बच्चे? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। पसंद तो हूं ना मैं, सही पढ़ा रही हूं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कैसे आ गए आप, ऐसा वाला तो नहीं है ना चलो, सो वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स देन है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ये दो फ्रेजेस हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ, बट स्टिल व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी कि जो सेल्फिश पीपल हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? लोगों को भड़का देते हैं, उनकी लड़ाइयाँ करा देते हैं। तो जब भी वो इंस्टिगेट यानी भड़काना, ठीक है, जब भी वो लोग हमें इंस्टिगेट करें टू हार्म ईच अदर, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमसे क्या बोला जाता है? जो सेल्फिश पीपल है वो हमें भड़काते हैं, हमें इंस्टिगेट करते हैं, ठीक है ना। किसको? इनोसेंट को, मासूम लोगों को भड़काते हैं, क्या करने के लिए? कि एक दूसरे को मारो, लड़ो, युद्ध करो।
नेक्स्ट है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, यानी कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सब सिटीजन्स हैं किसके, इस पूरे वर्ल्ड के। इधर कोई भी फॉरेनर नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी कंट्री डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। हम सबके पास एक जैसी ही बॉडी है और दिमाग है, तो हम सब लोग सेम हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है। अब तो चली गई होगी ना बात दिमाग में। जैसे कि यार मैंने आपको ना पहले लेक्चर में भी बताया था, अपन क्या होता है ना पोम्स में कि एक ही चीज बार बार दी होती है। जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी थे, तो 2-3 थोड़े से ऐसे कमेंट्स भी थे कि मैम ये तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, आपने इसको इतना लंबा क्यों पढ़ा है। तो बेटा मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब एग्जाम में आए ना क्वेश्चन तो आप यूं कर दो। तो अगर मैं आपको एक ही चीज, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और एक पूरी पोम है, ठीक है। अब जब मैंने एक पूरी चीज बता दी, बट अगर मैं उसको पार्ट्स में बताऊंगी ना तो आपके दिमाग में ज्यादा डीप तक वो चीज बैठी रहेगी। अब जैसे मैंने तुम्हें कविता पढ़ाई पूरी लाइन बाय लाइन, तो मैं तुम्हें ये क्यों कराऊं, है ना, फ्रेजेस क्यों कराऊं। फ्रेजेस इसलिए कराऊं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर तुमने एक बारी मेरी बात सुन ली, अब दूसरी बार यहां सुन ली, तो तीसरी बार तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो बैठ गया, समझे। इसीलिए इसको डीप में पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो यहां पर सिर्फ पढ़ाई केवल पढ़ने के लिए नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही है समझने के लिए। ऑलराइट, चलिए पोएटिक डिवाइस पे आ जाए, पोएटिक डिवाइस कर ले। चलो तो बेटा पहली जो हमारी पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर, ठीक है। पहली क्या है हमारी पोएटिक डिवाइस, मेटाफर। तो आपको तो पता ही है मेटाफर का अपन कहाँ यूज करते हैं, जब भी हमें दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन करना होता है ना, तुलना करनी होती है बिल्कुल सीधा सीधा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, एंड आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि मेटाफर क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई दो डिफरेंट चीजों के बीच में हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बट वो कंपैरिजन होता है, हम लोग लाइक और एज नहीं लगाते, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई अगर मैंने तुम्हें पहले ये एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, बट मैं अभी दे देती हूँ। अगर मैं बोलूं वह युद्ध के मैदान में शेर की तरह लड़ा, तो शेर की तरह हो जाएगा सिमिली, कि शेर भी ब्रेव होता है, वो लड़का भी ब्रेव था, ठीक है ना, और मैंने उनकी क्वालिटी उठा के बोल दिया शेर की तरह लड़ा। पर मैं अगर बोलूं वह युद्ध के मैदान में शेर था, आइडिया तो एक ही कन्वे कर रही हूं, पर यहां पर मैंने ये नहीं लगाया कि जैसे लड़ा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया भैया वो शेर था, तो मैंने उसका डायरेक्ट किससे कंपेयर कर दिया, शेर से। तो जब भी ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, लाइक और एज अपन नहीं लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो इस कविता में मेटाफर आप देखोगे थर्ड लाइन में यूज हुआ है, जब वो कंपेयर कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को विद हिज ओन ब्रदर्स, ठीक है। एक बारी चले क्या पीछे, एक तो थर्ड में हुआ है, दोबारा देखो सिक्स्थ लाइन में हुआ है, व्हेन ही कंपेयर्स वॉर विद विंटर since reduced resources are available at both those sides he uses it for the last time in the 18th line when he compared war with health। तो एक बारी मैं पीछे चल के तुम्हें दिखा कर लाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारा मेटाफर जो है वो अच्छे से यूज किया गया है, ठीक है। चलो रुक जाओ एक मिनट। ऑल राइट, सो इन द थर्ड लाइन, इन द सिक्स्थ लाइन, इन द 18th लाइन। ऑल राइट, तो यहां पर देखो लिखा है लाइक आज द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, राइट, दिस इज द थर्ड लाइन। एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, इस लाइन को अभी देख लो अच्छे से। यहां पर लिखा है लाइक आज द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ठीक। और यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा था मेटाफर वाले पॉइंट पे, कि हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स विद हिज ओन ब्रदर्स, ठीक है। इन द थर्ड लाइन में वो किसकी तुलना कर रहा है, जो उसके फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोल रहा है, ब्रदर्स, यानी कि दूसरे देश के लोगों को क्या बता रहा है, ब्रदर्स। ऑल राइट, सिक्स्थ लाइन में याद है जब मैंने आपको बताया था कि वॉर और विंटर दोनों में ही क्या सिमिलैरिटी है, कि दोनों में ही लोग क्या होते हैं, स्टार्व करते हैं, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज जो होती है ना वो कम हो जाती हैं।
दोनों ही साइड पे, चाहे सरहद के उस पार बात करो चाहे इस पार बात करो। तो 6 लाइन में देखोगे कि वॉर्स एंड विंटर्स, तो उस वाली लाइन में भी हमारा मेटाफर यूज हुआ है। लास्ट लाइन में आपने देखा है कि वॉर्स को हेल से कंपेयर किया है। जनरली हेल का पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में क्या रहता है, बोलते हैं ना भाई वो तुम्हें आग में फेंकेंगे, ऐसा बहुत बार सुना है। और जब यहाँ पर जो वॉर्स होते हैं वहां पर भी क्या होता है, फायर्स होती हैं, लोग एक दूसरे पे बम फेंकते हैं, राइट, गोलियां चलती हैं। तो यहाँ पे हेल से कंपैरिजन किया गया है किसका, वॉर्स का। लास्ट लाइन में एकदम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, कूल, ये देखो, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। तो ये वाला जो फ्रेज है ना, हेल्स ऑफ फायर, राइट, तो ये हेल्स ऑफ फायर स्पेसिफिकली किसे बोला गया है, किसे बोला है, वॉर को बोला है। और वर्ड क्या यूज किया है, हेल। सॉर्टेड, क्लियर। चलो ट्रांसफर्ड एपिथेट पे आ जाओ। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था, लास्ट लेक्चर में, कि ये होता क्या है ना। तो इस कविता में जो पोएट है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट को बेटा 6th लाइन में यूज कर रहे हैं, जब उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है पीसफुल हार्वेस्ट। किया था ना, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि पीसफुली कैसे सब लोग जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके थ्रू खाना खाते हैं। तो यहां पर असल में ये जो क्रॉप्स हैं ये पीसफुल नहीं है, ये फसलें पीसफुल थोड़ी होती है, राइट। पर यहां पे पीसफुल बात हो रही है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस की, ठीक है ना, कि अगर देश में पीस रहेगा, अगर सारी जगह पीस रहेगा, वॉर्स नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, लोग मरेंगे नहीं, शॉर्टेज नहीं होगा फूड का। क्लियर है। तो एक्चुअल में जो हार्वेस्ट है, जो क्रॉप्स है, वो पीसफुल नहीं है, बट पीसफुल क्या है, पीसफुल है सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस। यानी कि जब युद्ध नहीं होता, जब कहीं लड़ाइयाँ नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, जब सारी जगह शांति होती है, तो इंसान आराम से मेहनत करके खा सकता है। सॉर्टेड, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने आपको लास्ट पोम में भी समझाया था कि यार जो एडजेक्टिव है ना, अगर एक लाइन है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव किसी और के साथ लगा है, किसी और वर्ड के साथ लगा है, बट एक्चुअल में इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, और पूरे एडजेक्टिव का मतलब किसी और चीज से ही है, तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक बार डिटेल में समझना है तो लास्ट जो मैंने पोम पढ़ाई थी द स्नेक ट्रायंगल, उसको देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर। एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट तो सबको पता है ना क्या होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं अगर वो स्टार्टिंग में इनिशियल्स में रिपीट हो रहे हैं तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे यहां देखो, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, ये लाइन थी हमारी कविता में। अब यहां पर ये बी और ये बी रिपीट हो रहा है, बी साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच वर्ड, शुरुआत में ही रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। तो अगर कोई साउंड बच्चे शुरुआत में ही रिपीट हो, ठीक है, एक ही लाइन में क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, वो होता है एलिट्रेशन। जैसे यहां है और स्लीप एंड स्ट्रेंथ, तो एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है, शुरू में ही होना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट में हो रहा है, नो, इट शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तब होगा एलिटरेशन। नेक्स्ट देखो, और मेटाफर्स यूज हुए हैं, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दिया है कि अगर इन केस नहीं आता है समझ तो आप यहां से समझ सकते हो। जैसे लिखा है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, तो यूनिफॉर्म का यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है कि मिलिट्री वालों की यूनिफॉर्म है ना, मिलिट्रीज, हमारे सोल्जर्स जो अलग अलग देश में अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सोल्जर्स को दिखाने के लिए यूनिफॉर्म वर्ड लिया गया है, तो ये क्या है, ये एक मेटाफर है। ऑल राइट, these uniforms may be of different color, may be of different design, may be of different shape, और जो लोग हैं ना उसके अंदर they are same। क्लियर। तो ये लाइन तो आपको ऑलरेडी क्लियर थी, बट यहां पर बच्चे हमारा मेटाफर यूज हुआ है, ठीक। लिखा या यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर क्या है, मिलिट्रीज, सोल्जर्स। नेक्स्ट है वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड,
ठीक है, जो मैं आपको पहले पोएटिक डिवाइस समझा रही थी मेटाफर का, है ना, इन लाइन 6 वो यहाँ पर समझाया गया कि here the starvation experience during unproductive and harsh winter describe the want and hunger faced during war time. अब आप लोग विंटर्स में जनरली देखोगे कि क्या होता है, अच्छे से फसलें वसलें नहीं ग्रो हो पाती, राइट। जो एक्सट्रीम हार्श हो जाता है जब वेदर, तो अच्छे से फसलों को जितना अमाउंट में वाटर चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्लियर। सो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाती है चीज़ें, और वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं हंगर से, स्टार्वेशन से जूझते हैं। उसी तरीके से जब हमारा वॉर होता है, जब हमारा युद्ध होता है, वहाँ पर भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी लोग सेम तरीके से जूझते हैं। दोनों ही हालातों में, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, लोग सफर करते हैं, ठीक। तो यहां पर वॉर्स को दिखाने के लिए एक विंटर का एग्जाम्पल भी जोड़ा गया है, क्लियर। यही चीज मैंने आपको पहले वाले मेटाफर में भी समझाई थी। आई होप कि अब तो अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। अब आ जाओ रिपीटेशन पे। रिपीटेशन तो भैया जो भर भर के लगाया ना हमारे पोएट ने। रिमेंबर, जो वर्ड रिमेंबर आपने देखा होगा, मैंने आपको पोम पढ़ाते समय भी बताया था कि बार 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 रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हुआ है। क्या करने के लिए, एम्फसाइज। एम्फसाइज क्या होता है, किसी एक बात पे ना जोर देना, बहुत जोर देना, ठीक। अगर मैं ये बोलूं कि बेटा मैं ना आपको बार बार ये चीज बता रही हूं, अगर मैं एक ही चीज बार 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 आपको बताऊं, यानी कि आई एम एम्फसाइजिंग दैट पॉइंट, मैं उस पॉइंट पे जोर दे रही हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर यहाँ पे 5 बार लिखा है पोम में, एक सीरियस मैसेज देने के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन। जब भी एक वर्ड बार 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 रिपीट होता है वो रिपीटेशन होता है। एंड वैसे ही आप जब लास्ट लाइन देखेंगे लास्ट स्टैंजा की, ठीक है ना, जिसमें लिखा है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, भले ये रिवर्स कर दिया। पहली लाइन देखो, लिखा था नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, और लास्ट लाइन में रिवर्स कर दिया, बट है तो सेम ही लाइन ना फर्स्ट स्टैंजा की। तो ये जो लाइन है ये भी रिपीट की गई है, और ये लाइन को रिपीट करने का लॉजिक क्या था कि वो इस बात पे जोर डाल सके कि जो इंसान है ना, ये जो मैनकाइंड है, दिस इज सेइंग, और सबको शांति से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करते हुए रहना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे ये लाइन में भी रिपीटेशन हुआ है, और बार बार रिमेंबर 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 जो यूज हुआ है उसमें भी रिपीटेशन हुआ है। सॉर्टेड। चलिए तो एकदम से क्विक रिव्यू कर लेते हैं आप लोगों का, देखते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है वो कितना समझ में आया है। सो आप लोग कमेंट करके मुझे पिछली बार की तरह सारे आंसर्स देंगे एंड मैं चेक करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स? ऑप्शन नंबर ए लव, बी हेट, सी केयर, डी मीट। पहले कर लो फिर आंसर्स डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन? What should we not do to others? All right, the next question. A single body breathe beneath all dash. Uniform, soul, head, all of the above. A, B, C या फिर बेटा D. A single body breathe beneath all dash. All right, moving on to question number 3. What should be discouraged according to the poem? A, the practice of love and brotherhood. B, equality. C, ill practice of hatred and discrimination. D, none. Discouraged यानी किसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए? A, B, C या D? All right, moving on to the next question. What does the poet ask the people to keep in mind in the last stanza? आखिरी स्टैंजा में जो पोएट हैं वो लोगों को क्या चीज़ बेटा अपने दिमाग में रखने के लिए बोल रहे हैं, ये अपने को यहाँ बताना है। To hate more, to be powerful,
not to pay attention to the words of hate by selfish people, या D all? हो गया? चलो. Who instigates the ordinary people to hate? Who instigates, इसका मतलब मैंने बताया था, ordinary people to hate religion, God, selfish people for their personal interest, या फिर बेटा none? A, B, C और D? Religion, God, C या D? चलो, तो एक बार आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी कि भैया कितनों के आंसर सही हैं. What should we not do to others? हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए. तो इस कविता से तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट आया है तुम्हारे पास कि हमें हेट नहीं करना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है. राइट? अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. राइट? A is the correct option. What should be discouraged according to the poem? So obviously ये जो ill practice है ना, किसकी? नफरत की, discrimination, भेदभाव की, इसको क्या करना चाहिए? discourage, यानी कि इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए. What does the poet ask the people to keep in mind in the last stanza? क्या बोलता है कि भैया ध्यान मत दो उन लोगों के वर्ड्स पे, उन लोगों की बातों पे जो बोलते हैं कि हेट करो, नफरत करो अपने भाइयों से. राइट? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हु इंस्टिगेट्स द ऑर्डिनरी पीपल टू हेट? भाई साफ सी बात है, जो लोग सेल्फिश हैं वही भड़काते हैं. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि भैया पोम में क्या है. सो ये वाला आप लोगों ने स्टैंजा पढ़ा था. राइट? फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, याद है ना? इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट शुड वी रिमेंबर? ठीक, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि बोला गया रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन. सीधा सीधा आंसर मिल रहा है. व्हाट शुड वी रिमेंबर? वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन. मिल गया स्ट्रेट आंसर एकदम. चलिए नेक्स्ट देखो. What uniform is the poet talking about? अच्छा, कभी भी अगर एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, फिर देख रहा अपने स्टैंजा को. इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा. दिमाग को पहले ही पता होगा कि वो ढूंढ क्या रहा है. तो एक नजर पहले अपने सवालों पे देना और फिर जाना किस पे? अपने जवाब पे. लिखा है व्हाट यूनिफॉर्म इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? कौन से यूनिफॉर्म की पोएट बात कर रहा है? सो द डिफरेंट यूनिफॉर्म्स बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. कि ये जो अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं ना, अलग अलग देशों के लोग, उनकी बात यहाँ पर हमारा पोएट हमसे कर रहा है. नेक्स्ट देखो. वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक? हमारे जो ब्रदर्स हैं वो कहाँ पर वॉक कर रहे हैं? ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. राइट? तो दे वॉक ऑन दिस अर्थ. मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ तो भैया सबके लिए सेम ही है. ये जो लैंड है ये सबके लिए सेम ही है. सो दे वॉक ऑन दिस अर्थ. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो. वेयर शैल वी लाई एट द एंड ऑफ आवर लाइफ? ठीक है ना? तो अगर आप लोग ये देखेंगे एक बार कि जब भाई हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है तब वेयर शैल वी लाई? सो भाई ऑब्वियसली इसी अर्थ पे. मैंने क्या बोला था कि व्हेन विल डाई, तो यहीं इसी लैंड पे, इसी अर्थ पे हमारी ग्रेव्स रह जाएंगी. ठीक है ना? तो वी ऑल शेल लाई इन द अर्थ एट द एंड ऑफ आवर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भैया बताओ कि पोम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आ जाता है. ठीक, तो आप लोग ऑब्वियसली अपनी कविता का नाम लिख देंगे और अपने पोएट का नाम लिख देंगे. सॉर्ट है? चलिए नेक्स्ट देखो. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. In every land is common life that all can recognize and understand. ये वाला स्टैंजा समझाया था ना मैंने.
राइट कि सभी के पास आंखें सेम है, सिमिलर तरीके से उठते हैं, सिमिलर तरीके से सोते हैं, सबके पास स्ट्रेंथ है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं, और सारे लैंड्स पे जो हमारी लाइफ है वो एक कॉमन चीज़ है, वो सबकी सेम है। और अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया कि सामने वाला भी हमारी तरह ही है तो बिल्कुल भी वॉर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन, व्हाट डू द आईज डू? द आईज वेक एंड स्लीप। ठीक है, द आईज वेक एंड स्लीप। हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन? अब यहां पर क्लियरली लिखा है स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। ठीक है ना, तो स्ट्रेट आंसर है कि स्ट्रेंथ कैन, यहां पर ही नहीं सॉरी बी होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कैन बी व्हेन विद लव। ठीक, नेक्स्ट देखो, या नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन इन एवरी लैंड। तो ऑब्वियसली यहां पे लिखा है इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो आप क्या लिख सकते हैं, लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड। What can all recognize and understand? All can recognize and understand that life is common in every land. तो सभी लोग ये समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो हर जगह सेम है। ठीक, लास्ट में फिर से पूछा गया है कि भैया एक बारी प्लीज एक बारी कविता का नाम बता दो। ठीक है, नेम ऑफ द पोम बता दो, तो बता दो यार, नो मैन आर फॉरेन। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे क्यूटीज, सिर्फ पोइट ने ये आपको बताने की कोशिश की है, पूरे 5 स्टैंजा में आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस की लाइफ सेम है, हम ह्यूमंस की लाइफ सिमिलर है, और हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, वॉर्स नहीं करने चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ठीक है, स्प्रेड सम लव आउट देयर। ऑलराइट, ऑलरेडी यार दुनिया में नफरत बहुत है। ठीक है, जिसे देखोगे हर किसी को कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। लेट्स मेक अ डिफरेंस। ठीक, लेट्स मेक अ डिफरेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्यार। हमें नहीं पता यार सामने वाले का दिन कैसा जा रहा है, अगर तुम्हारे 2 मीठे बोल से, थोड़ा सा अप्रिशिएट करने से पता नहीं उसके दिन में कितना बड़ा चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो कर दो ना यार। खुशियाँ तो बांटने से ही बढ़ती है। ठीक है, चलो, सो आई होप कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी बच्चा पार्टी। ठीक है, लाइक मैंने अपना बेस्ट दिया है, सो आई होप कि अब तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरी साइड से। एंड अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल गो थ्रू इट, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, खुश रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।